ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारी सेना पूरी शिद्दत के साथ जान की बाजी लगाकर प्रयासरत रहती है। हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य के लिए पहचानी जाती है। भारतीय सेना किस जज्बे से देश की रक्षा करती है, कैसा होता है वहाँ का माहौल, आइए जानते हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्री S.C. जैन से। श्रोताओं, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और देशभक्ति हम सब में कूट कूट कर भरी हुई है। आज अपने इस प्रोग्राम में आपसे मिलवाने के लिए खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी रिटायर्ड मेजर जनरल श्री S.C. जैन से। सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी। और सर, चूंकि आपकी देश सेवा बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपको बहुत बहुत आपका स्वागत कर रहे हैं सर। और अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे श्रोताओं के लिए जरूर बताइए। कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आकाशवाणी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे जो मौका मिला है जिसके कारण मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त कर सकूं। जी। संक्षिप्त में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि शुरुआत में मैंने इंजीनियरिंग जो फॉर्मेटिव ईयर्स में बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की और उसके बाद में इंजीनियरिंग करने के बाद में सीधा फौज में भर्ती हो गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग की। जी जी। और ट्रेनिंग और सर्विस के दौरान मैंने एमटेक किया, पीएचडी किया, काफी ऑपरेशंस में भी भाग लिया। अच्छा। और काफी बॉर्डर एरियाज में भी रहा। और उसके बाद में सेवानिवृत्त होके अब मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर आ गया हूँ। यही संक्षिप्त में मैं कहूँगा मैडम। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने इंजीनियरिंग की है ना, और इंजीनियर बनने के बाद लोगों की अलग अलग काफी लाइन होती हैं जिस पर लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने आर्मी को कैसे चुना? आपके मन में क्या आया ऐसा? जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आपका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो मेरे साथीगण थे कुछ हायर एजुकेशन में गए, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर गए, कुछ विदेश में आगे शिक्षा प्राप्त करने चले गए जी। तो उन दिनों मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि आगे का जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी की धरोहर पे रहेगा। और जो फ्यूचर के वॉर्स हैं, जितने ऑपरेशंस होंगे वो सब टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगे। तो चूंकि मेरा शुरू से ही मैंने स्काउट भी ज्वाइन किया था। अच्छा। और इसके एनएसएस इनके प्रति मेरा बहुत ही लगाव था, तो इस कारण से मैं फौज में आया और अपना जो टेक्नोलॉजी अब मैं आप देख रहे हैं आज के दिन जो लड़ाई है वो सिर्फ बॉर्डर पर सीमित नहीं है, वो नॉन लीनियर है। मीन्स किस समय पर कहाँ पे कैसे उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती है, कहाँ पे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर हो सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। जो पुराने समय की जो धारणा थी कि पिस्टल, राइफल और तमंचों के जोर पे, तो वो अब खत्म हो चुके। टेक्नोलॉजी का अपसर्ज है। तो मैंने जब इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद अच्छा मौका देखा कि हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं और इसमें आगे योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में फौज में आया। बहुत सही सर। और आपने इतना समय दिया, तो सर पहले की आर्मी और आज की आर्मी में आपको क्या फर्क लगता है, क्या महसूस करते हैं आप? पहले तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बताऊंगा आपको जी कि विद इन आर्मी आप देखें तो आज से जो 40-45 साल का जवान, जब मैंने 1976 में आर्मी ज्वाइन की थी, अच्छा। उस समय का जवान जो आपने हुक्म दे दिया बिल्कुल सीधा सच्चा, तो वो आपके ऑर्डर्स को जैसा आपने बता दिया, जैसा उसको समझा दिया, बिल्कुल वो वैसा का वैसा ही करता था। ठीक। आज के समय में जो जवान आ गए हैं वो जवान पढ़े लिखे आ गए हैं। और अगर आप कोई भी हुक्म देते हैं उनको,
तो वो आपको उसकी लॉजिक पूछते हैं। और अभी ऑफिसर का फर्ज होता है कि जवान को सिर्फ हुक्म नहीं देना है, उसको समझाना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ती है कि भाई इस कारण को अगर हम कर रहे हैं। और आजकल पार्टिसिपेटिव ज्यादा है, जवानों से अच्छे सजेशंस आते हैं क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए दोनों के समन्वय से हम आगे बढ़ते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा आया है। दूसरा, आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले टेक्नोलॉजी जो है वो शुरुआती थी और हमारे आगे आगे हम बढ़ रहे थे। आज के युग में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे हम आगे ही आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो वन इज टेक्नोलॉजी, सेकंड इज एजुकेशन बढ़ गया है। और हम लोग अभी सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, जो देश के अंदर आया है, मैं कहूँगा फौज के प्रति जो आया है, और फौज में आया है। पहले जवान जो जाता था बॉर्डर पे, वो इस धारणा से जाता था कि मुझे देश पर निछावर होना है। आज जो जवान जाता है वो ये धारणा तो उसमें है ही कि मुझे देश पे निछावर होना है, बट उससे ज्यादा उसके दिमाग में, उसके जुनून में, इसके जहन में और पूरे देश में ये होता है कि तुम जा तो रहे हो देश पे निछावर होने, बट साथ में मार के आना। और उस धारणा से वो आगे जाता है और दुश्मन को मार के आता है। एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव सोच है ये, है ना। और जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हम काम कर पाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यही कहूंगा मैं आपको जी कि हमारे देश में जो ये धारणा एक चेंज के साथ हुई है कि पहले हम देश को और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर, अपने आप पे सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे बना रहे हैं, तो अगर आप देखें कि हमारे पास में पहले रशिया से T-72 टैंक्स आते थे, उसके बाद में अभी हमने अर्जुन टैंक अपने बनाए, पहले बफोर्स आई, बफोर्स के बाद में अभी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर हमारे DRDO जो अनुसंधान केंद्र हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उन्होंने धनुष एक नया गन बनाया। जितने भी मिसाइल्स वगैरह पहले बाहर से आते थे, आजकल हमारे देश में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि हम अच्छी मिसाइलें, अच्छे गन्स बना रहे हैं। और जो धनुष, जो कि लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, वो भी हमारे देश में बन रहे हैं। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अभी 101 आइटम, 101 आइटम्स इस पे बैन लगा दी है। अब इस पे 5 साल की बैन लगाने का मतलब क्या है कि हम ये सब आइटम्स, ये सब इक्विपमेंट, ये सब वॉर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं अपने देश में विकसित करेंगे। और क्योंकि हम इसको अगर अपने देश में विकसित करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे कम से कम होगी। क्योंकि जब कोई ऐसी हॉस्टिलिटी होती है तो हम किसी से पूछते नहीं हैं कि गलवान वैली में हम क्या करें, ऐसा हो गया तो हम क्या करें। आजकल ये है कि हम जो करते हैं दुश्मन को सोचना पड़ता है, अरे इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। तो आज के दिन भारत भी सक्षम है और आगे बहुत ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और इसके कारण दुश्मन को सोचना पड़ रहा है कि वो क्या करे, जबकि हमारी एक्शन हो जाती है और बिल्कुल टाइम से डिसीजन होके और टाइम से एक्शन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भरता की ओर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा, है ना। बहुत बात चाहते हैं कि लोग दूसरों पर निर्भर ना रह करके आत्मनिर्भर रहें, और इसी दिशा में काम भी देश में चल रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई भी फौज में जाता है, उसके परिवार के लोग होते हैं, निश्चित रूप से जब वो जाता है, आपने पहले ही कहा कि जब वो जाता है तो ये सोच के जाता है कि हम निछावर होने जा रहे हैं, और अब ऐसी भावना आ गई है कि हम मार के आएंगे, है ना। तो ये जो एक भावना, एक सुरक्षा की बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुरक्षा की क्या आजकल की कैसी व्यवस्था है आर्मी में। पहले तो ये बताऊंगा जी, सॉरी, जो आपने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था आर्मी में कैसी है, और उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज के युग में हर एक आदमी एक सिपाही ही है। बिल्कुल। उसके अंदर
एक सिपाही छुपा हुआ है हर आदमी में। जी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? जैसा मैंने आपको बताया कि लड़ाई आजकल सिर्फ JNK में या ईस्ट में या किसी बॉर्डर पे नहीं हो रही है। हर लड़ाई हर जगह हो रही है। अब वो कैसे हो रही है? आदमी का जो हमारे दुश्मन है उनका जासूस, वो जासूस दिल्ली में है या ग्वालियर के अंदर है या कहाँ बैठा है, वो किसी को पता नहीं। जी। लाइक वो इंटेंसिटी वॉरफेयर जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में किसी समय में था, तो कौन सा आदमी दुश्मन का, कौन सा आदमी, कौन सा जासूस पुराने समय में कम था। आज के दिन टेक्नोलॉजी और इस सब के कारण कहीं भी आदमी, तो हर आदमी को जो भी हमारे देश के हित में है, वो हमारा हर इंसान, हर नागरिक उसको ध्यान में रखता है और सिक्योरिटी की जो पहले रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं गुना अधिक बढ़ गई है। और हमारे देश के सभी देशवासी इस बात से जागरूक हैं कि कोई भी हरकत या कुछ भी होती है वो पक्का रिपोर्ट करते हैं और उनके रिपोर्ट के आधार पर आर्मी को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को समय समय पर सफलताएं मिली है। और वो सफलताएं इसलिए मैं बयान नहीं कर सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन से, मगर उसका आउटकम आपको बयान करता हूँ कि इतनी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि देश के ऐसे ऐसे कोने से जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वहां से दुश्मनों के जासूसों को, दुश्मनों के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको पकड़ा गया है। तो देश की सुरक्षा में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें देशवासियों का और सबका योगदान है और आर्मी पूरी जागरूक है। एक तो ये रहा। दूसरा, अगर कुछ सुरक्षा में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो आपने देखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक्टिव है कि अगर दुश्मन ने कुछ किया है तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्योंकि पूरा देश एक है। हमारे साथ में सब पार्टीज एक हो जाती हैं। जब देश का मामला आता है बिल्कुल, तो हम लोग पार्टीज वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं। पूरा देश एकजुट होता है और एकजुट होके और उसको इस तरह से जवाब देता है कि अगला आदमी ये नहीं सोच पाता है कि यह वही भारत है। तो भारत की जो खूबी है कि जब कोई हमारे देश के ऊपर आंच आती है, हम सब मिलके उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा बहुत ही अच्छी है और उसको कोई खतरा नहीं है। तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया सर कि पूरी तरीके से सुरक्षा मिली हुई है, हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से सजग है। बहुत अच्छा लगा आपकी इन बातों को सुनकर के, एक बल मिला। सर एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आत्मनिर्भरता की बात की थी, है ना? हमारा देश और ज्यादा मजबूत बन सके और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए और क्या कुछ किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है? देश के अंदर जो मजबूती लाना है उसके लिए काफी ज्यादा पॉलिसीज बनाई जा रही है ताकि हमारे देश का जो उत्पादन है जी, जो हमारे देश का प्रोडक्शन है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ की जो ब्रेन पावर है, पहले मैं ब्रेन पावर की बात करूंगा। सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी विश्व की, नालंदा, वो पहली यूनिवर्सिटी थी विश्व की जिसमें चाइना से स्कॉलर्स आते थे, कोरिया से स्कॉलर्स आते थे। वो हमारे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके और फिर वापस अपने देशों में जाते थे। वहाँ नालंदा जी। नाउ अभी देखिए कि आज के दिन तो टॉप की जो IT कंपनीज हैं वो हमारे इंडियन के जो ब्रेन्स हैं वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कि जितनी हमारी लॉजिकल पावर है, हमारे जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कारों में जो हमको लॉजिक से बात करना सिखाया जाता है, वो पूरे विश्व में मानते हैं कि जो इंडियन कोडर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के व्यक्ति विशेष जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो हम सबसे उसमें सक्षम हैं। अब जो बात आई कि ये सक्षम जो अच्छी बात है, आप सक्षम हैं, ये सब अच्छी है। अब इस सक्षम के लिए दूसरा क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए जी। हमारे यहाँ पे शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो सबको कॉन्फिडेंस होए
तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आह्वान किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम, अगर याद है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम को बूस्ट दिया गया, मगर उस प्रोग्राम को बूस्ट देने के लिए एजुकेशन में भी आगे इजाफा होना चाहिए। तो अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब एजुकेशन पॉलिसी और प्रोडक्शन को करने के लिए अभी धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आइटम की लिस्ट निकाली कि भाई ये आइटम्स आप बाहर से नहीं ला सकते, ताकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे देश की जो प्रगति हो रही है वो दुगने स्पीड पे होगी और हम आगे आगे और इजाफा करते जाएंगे। ब्रेन में हम लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन में हमारी सरकार की नीति इतनी अच्छी है कि जो कि हमको आगे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेगी। ये कहूँगा कंकना जी इसके बारे में। जी बहुत, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही आपकी बातें कि वाकई बस सैल्यूट कर सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपसे जानना चाहती हूँ कि आप फौज में रहे, है ना, तो फौज में रह करके बहुत सारे वाकये आपके साथ ऐसे होंगे जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते, कभी मतलब भूल ही नहीं पा रहे होंगे और शायद भूलना भी नहीं चाहते होंगे। कुछ एक आध ऐसा वाकया जो आपके नजर में बहुत अच्छा हो, बहुत ही स्मरणीय हो, अपने श्रोताओं के लिए, अपने लिए जरूर जानना चाहेंगे। एक वाकया याद आता है मुझे। वाकया तो काफी फौज में, मतलब जब हम बॉर्डर एरियाज में रहते थे जी, तो काफी वाकया हुए हैं। उसमें से एक वाकया आपके साथ में शेयर करूंगा, श्रोताओं के साथ शेयर करूंगा। जरूर जरूर। एक बार बॉर्डर एरियाज में थे, हमारी एक गाड़ी जो पेट्रोलिंग वगैरह पर जाती थी रैंडम टाइम पे, वो बॉर्डर एरियाज में फंस गई। जब वो गाड़ी फंस गई तो नेचुरली हमारे सामने दुश्मन की चौकियां थी। अच्छा। उन्होंने गाड़ी को स्पॉट किया। स्पॉट करने के बाद में फायरिंग स्टार्ट हुई। हमारे जवानों ने गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी छोड़ के कवर लिया, वो कवर में आके गाड़ी पे फायरिंग होती रही। अब हमारे लिए ये जरूरी चीज थी कि हमने जवान तो बचा लिए, मगर गाड़ी को भी वहां से निकालना हमने उचित समझा कि हमारी जो गाड़ी है दुश्मन के हाथों में, कि जो हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन के हाथ में जाए जी। तो वहां पर जब मैं पहुंचा, जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ऐसा ऐसा है और गाड़ी अब फंसी हुई है, क्योंकि मैं टेक्निकल आर्म्स से हूँ। टेक्निकल आर्म्स का जो उद्देश्य होता है पूरे सिस्टम से लेके एयरक्राफ्ट तक को मेंटेन करना जी। वो कहीं कुछ फंस जाता है उसको निकालना, वहाँ वो काम आ गई। हाँ, तो इस टाइम में हो या वो हो। जी, तो अब मैंने देखा कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ दुश्मन की फायरिंग वो तेज हो जाती है जी बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं करते हैं तो गाड़ी पड़ी हुई है मॉर्निंग में उनकी हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो हमने कहा कि पहाड़ी के पीछे से गाड़ी के ऊपर जोर से पत्थर फेंको। हमने पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। जब पत्थर फेंकना स्टार्ट किया तो वहां पे फायरिंग और तेज हो गई। जब फायरिंग और तेज हो गई तो उसके बाद में आधे घंटे के बाद हमने कहा पत्थर फेंकना बंद करो। उस टाइम पे रात को 2:30-3 बज गए थे। आधे घंटे हमने पत्थर फेंकना बंद किया। उसके बाद में एक जवान को हमने भेजा और उसको भेज के उसको बताया, साथ में गए कि कहाँ पे गाड़ी में हुक लगाओ, और रिकवरी गाड़ी से उसको 50 मीटर दूर गाड़ी को हमने खड़ा किया, रिकवरी गाड़ी को, और 50 मीटर का रोप जवान के साथ हम गए और उसको गाड़ी के अंदर लगाया। और फिर हमने पहाड़ी के पीछे जो हमारी गाड़ी खड़ी थी, रिकवरी गाड़ी, उससे उसको खींचा। उसके बाद में जैसे ही हमने खींचना स्टार्ट किया, जब तक हम आ चुके थे, उसके बाद गाड़ियों उसके ऊपर फायरिंग होती रही गाड़ी के ऊपर, मगर वो गाड़ी हमारी देश की शान थी और हम उसको वापस सही सलामत लेके आ सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आपने जवानों को भी बचाया, अपने साथियों को भी बचाया और गाड़ी को भी बचा लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सर। ये वाकया आपने सुना करके एकदम रोहे एकदम खड़े कर लिए कि लगा वो पूरा का पूरा सीन जो आप सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये दृश्य हम पूरी तरीके से देख पा रहे हैं और सलाम ही कर सकती हूँ आपको। बार बार ऐसा ही लगता है सर। आपने ये बात कही, ऐसी तो बहुत सारे किस्से आपके साथ होंगे, मैं समझती हूँ सर। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी आज की आर्मी और आर्मी के भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं?
आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नए बच्चों के लिए बताइए। आप कुछ जो भी आने वाले भविष्य के बारे में कुछ फोकस कीजिए, कैसा क्या महसूस करते हैं आप? आज का जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भविष्य को देखते हुए आगे क्या हम इससे सीख ले सकते हैं। जी। तो जो मैं अपना जीवन देखा, जो मैंने आर्मी के अंदर सीखा हम्म। और जो आर्मी की सिखलाई है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जो देश के लिए भी मैं कहूंगा कि आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी। मतलब वहां पर हर धर्म के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, बट सब यूनिटी के साथ रहते हैं और किसी में सिकनर, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश की ताकत है और ये हमारे देश की जो सोच है उससे ही ये आर्मी के अंदर सोच है, जी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, कोई कहीं भी रहे, जो आर्मी में हमें सिखाया गया है कि सेल्फ बिफोर सर्विस। मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्विस बिफोर सेल्फ मीन्स पहले आप अपना सर्विस करें, जो आपका मिशन है उसको अचीव करें, उसके बाद सबसे आखिर में अपने बारे में सोचें। ठीक। तो हम लोगों के लिए जो सिखलाई उन्होंने बताई है आर्मी की, जब हम जाते थे तो हमारे को एक ही ये रहता था कि हम अपना मिशन कैसे रखें। जी। उसके अलावा जो टीम स्पिरिट आर्मी जो सरवाइव करती है, वो टीम्स के ऊपर सरवाइव करती है कि हम कहीं भी पेट्रोलिंग जाते हैं, अटैक में जाते हैं, डिफेंस में रहते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ समन्वय कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है। अब उसी को हम डे टू डे के लिए लें तो आजकल टेक्नोलॉजी और युग में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि हमें पूरे वर्ल्ड के साथ समन्वय बिठाना है, क्योंकि जैसी हमारी सोच है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। जी। तो बिल्कुल। पहले हमें अपना देश एक कुटुंब है, देश के बाद हम चाहते हैं कि विश्व पूरा एक कुटुंब है। तो हमें सबके साथ कोऑर्डिनेशन और अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़ना है। और हमें, अगर हम अपने आप को ज्यादा ईमानदारी से और डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं यूथ को यही कहूंगा कि ये जो भी कोविड कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आती रहेंगी, जाती रहेंगी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें हमारी भावनाएं देश के प्रति समर्पित होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सबको उभार के इस कंडीशन से पूरे देश, क्योंकि हमारा देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। सर, आपने अभी कोविड की बात की और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज के समय को लेकर के कि आने वाला समय जो होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, अभी पूरी तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसमें एक डर तो है ही। ऐसे डर के वातावरण में, भय के वातावरण में आप आर्मी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? आर्मी की तरफ से पहली बात तो जो भी कुछ है आज का वातावरण, जिसको आप कहते हैं कि भय है या तो कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, जी, द टाइम डजंट रिमेन द सेम। नंबर वन, दिस इज ए वेरी टेम्पररी फेज कि आज ये आया है, कल से बहुत अच्छा समय आएगा, उसके बाद में हो सकता है फिर खराब आए। तो इस चैलेंजिंग टाइम में एक ही चीज है कि जब हमें फौज में सिखाया है कि दुश्मन आ जाए, कुछ भी हो जाए, सब तरफ से अटैक हो जाए, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस और आपको फेथ है कि भगवान है, उस टाइम पे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। अब हर आदमी जो जिस धर्म का होता है वो उसका मंत्र को चांट करता है। बिल्कुल। कि उसके साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम दुश्मन पे अटैक करते हैं। उसी प्रकार से आज देश में हर नागरिक को कॉन्फिडेंस, देखिए आप रिकवरी रेट इंडिया का कितना हाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप इससे मत घबराइए कि कितने हो गए, ये देखिए कितने ठीक हो गए, मैं ये कहूंगा। जी जी जी। आप ये मत देखिए कितने। और दूसरा क्या है कि जो इंटेंसिटी और जो इस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट इसको कॉम्बैट कर रही है, इससे लड़ रही है, हमारा हर एक डॉक्टर, हमारा हर एक नर्स, हमारा हर एक मेडिकल स्टाफ जिस हिसाब से सिपाही से भी की तरह आगे सबको मेडिकल कवर दे रहा है, ये कुछ भी नहीं है। ये चंद दिनों की बात है, इसकी वैक्सीन आएगी और समय बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ हिम्मत रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ थे रिटायर्ड मेजर जनरल श्री S.C. जैन साहब। सर, आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। देश की इतनी सेवा की, इसलिए आपको सैल्यूट कर रही हूँ, बहुत बहुत सैल्यूट कर रही हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए।